फ्रेंड्स, विद्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जीके की 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट 21। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 20 वीडियो जीके का अपलोड कर चुकी हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मैं जीके पढ़ाती हूँ वो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान को एक बहुत बड़ी बीमारी होनी ही चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि कुछ नया सीखने की। सो अगर आप ऐसे किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ना देखना चाहें तो कोई बात नहीं, पर आप इसे नॉलेज के पर्पज़ से तो ज़रूर देख सकते हैं। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप जितना भी टाइम इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, अगर वो आपको लग रहा है कि वो वेस्ट जा रहा है, देन प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका 5 मिनट भी यूज़फुल हो रहा है, तो आप इस वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ बहुत लोगों की नॉलेज बढ़ सके। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स की लाइफ में या फिर हर एक इंसान की लाइफ में वक्त की बहुत ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। जो एक चीज़ इंसान की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए वो होना चाहिए वक्त, और इसलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपनी स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि निलंबन के एक उदाहरण दें। सो निलंबन का उदाहरण बरसात का पानी है। और हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है कि कोलाइट के उदाहरण दें। सो कोलाइट का उदाहरण स्याही तथा रक्त है। और हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है कि नमक का घोल विद्युत सुचालक है या कुचालक है। सो नमक का घोल सुचालक है। और हमारा प्रश्न संख्या चौथा है कि वैद्युत संयोजक का यौगिक नाम बतावें। सो वैद्युत संयोजक का यौगिक नाम नमक का घोल है। और हमारा प्रश्न संख्या पांचवा है कि चीनी का घोल किस प्रकार का यौगिक है। सो चीनी का घोल सहसंयोजक यौगिक है। और हमारा प्रश्न संख्या छठा है कि चीनी का घोल विद्युत सुचालक है या कुचालक। सो चीनी का घोल कुचालक है, विद्युत कुचालक है। और हमारा प्रश्न संख्या सातवां है कि चीनी का घोल विद्युत कुचालक है क्यों। सो क्योंकि जल में घुलकर आयन नहीं देता चीनी, इसलिए यह विद्युत कुचालक है। और हमारा प्रश्न संख्या आठवां है कि अभिक्रिया दर से क्या समझते हैं। सो रासायनिक अभिक्रिया दर किसी भी सांद्रता के रसायन प्रति इकाई मात्रा में समय के साथ परिवर्तन को कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 9वां है कि हाइपो क्या है। सो हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है। और हमारा प्रश्न संख्या 10वां है कि हाइपो का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सो हाइपो का प्रयोग फिल्म साफ करने में किया जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 11वां है कि वायु प्रदूषण किस कारण से होते हैं। सो वायु प्रदूषण वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड, गंधक, कार्बन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का वायु में मिलने से होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 12वां है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। सो वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। और हमारा प्रश्न संख्या 13वां है कि वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। सो वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहन, कल कारखाने, बिजली घर तथा कूड़ा पतवार है। और हमारा प्रश्न संख्या 14वां है कि वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या पूर्णतः वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या पूर्णतः बंद किया जा सकता है। सो नहीं, वायु प्रदूषण का मुख्यतः स्रोत पूर्णतः बंद नहीं किया जा सकता। और हमारा प्रश्न संख्या 15वां है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या तापक्रम में वृद्धि होती है। सो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से तापक्रम में वृद्धि होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 16वां है कि वातावरण में धुलकण पाए जाते हैं। सो हाँ, वातावरण में धुलकण पाए जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 17वां है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जांच में फिल्टर पेपर को किस घोल में डुबाया जाता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जांच में फिल्टर पेपर को पैलेडियम क्लोराइड में डुबाया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 18वां है कि आर्सेनिक के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। सो आर्सेनिक के कारण चमड़े के दाग तथा मृत्यु होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 19वां है कि ब्लू बेबी रोग किस कारण से होते हैं। सो ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट के कारण होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 20वां है कि प्रदूषण जल के प्रदूषण के मुख्य कारक क्या है। सो जल के प्रदूषण के मुख्य कारक क्लोराइड, फ्लोराइड, पर्केलेट, धातुओं के टुकड़े, अकार्बनिक पदार्थ, खनिज, तेल, अम्ल एवं क्षार आदि होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 21वां है कि सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है। सो सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में थोक कीमत निर्देशांक का प्रयोग होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 22 है कि सरल सहसंबंध गुणांक का परास निम्नलिखित होगा। सो सरल सहसंबंध गुणांक का परास ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक होगा।
और हमारा प्रश्न संख्या 23 है कि कुटुम्बश्री योजना सर्वप्रथम किस राज्य में चलाया गया। कुटुम्बश्री योजना सर्वप्रथम केरल राज्य में चलाया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 24 है कि भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत है। भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा है। और हमारा प्रश्न संख्या 25 है कि कॉलमों और पंक्तियों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। कॉलमों और पंक्तियों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को सारण्यन कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 26 है कि भारत में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कौन है। भारत में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। और हमारा प्रश्न संख्या 27 है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में जमींदारी व्यवस्था थी। और हमारा प्रश्न संख्या 28वां है कि काला माला के ग्राफ को क्या कहते हैं। काला माला के ग्राफ को कालिक चित्र कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 29 है कि भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना कब की गई। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 30 है कि इसमें से कौन सारणी मौलिकता के आधार पर है। व्युत्पन्न सारणी मौलिकता के आधार पर है। और हमारा प्रश्न संख्या 31 है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 32 है कि महाभारत किसने लिखा था। महाभारत वेद व्यास ने लिखा था। और हमारा प्रश्न संख्या 33 है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 34 है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 35 है कि प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की थी। प्रथम प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 36 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 37 है कि प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत है। और हमारा प्रश्न संख्या 38 है कि फ्रांसवा बर्नियर था। फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक, दार्शनिक एवं इतिहासकार था। और हमारा प्रश्न संख्या 39 है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। और हमारा प्रश्न संख्या 40 है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। और हमारा प्रश्न संख्या 41 है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, यह है। और हमारा प्रश्न संख्या 42 है कि परिवार की विशेषता क्या है। परिवार की विशेषता भावनात्मक आधार है। और हमारा प्रश्न संख्या 43 है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाए जाते हैं। बहुपति विवाह टोडा जनजाति में पाए जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि है। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है कि भारतीय समाज की विशेषता क्या है। भारतीय समाज की विशेषता अनेकता में एकता है। और हमारा प्रश्न संख्या 46 है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 ईस्वी में पारित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। चाचा नातेदारी के द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 48 है कि पंचायती राज में कितने स्तर हैं। पंचायती राज में 3 स्तर हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी। संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने विकसित की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 50 है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 51 है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 52 है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ता का, व्यक्तिगत फर्म का और व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन है। और हमारा प्रश्न संख्या 53 है कि उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है। उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ कैसे उत्पादन करें है। और हमारा प्रश्न संख्या 54 है कि समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे। समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे गॉसेन। और हमारा प्रश्न संख्या 55 है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से गाड़ी की मांग में कमी होगी। और हमारा प्रश्न संख्या 56 है कि यदि वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो तो मांग की लोच इकाई के बराबर है।
और हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि उत्पाद किसका फलन है। सो उत्पाद उत्पादन के संसाधनों का फलन है। और हमारा प्रश्न संख्या 58 है कि किस काल में उत्पादन के सभी संसाधनों में परिवर्तन संभव है। तो दीर्घ काल में उत्पादन के सभी संसाधनों में परिवर्तन संभव है। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। सो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है क्योंकि कुछ संसाधन स्थिर हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 60 है कि प्राचीन काल के सिक्कों की पूर्ति। सो प्राचीन काल के सिक्कों की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 61 है कि 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था। सो 1965 तथा 1971 में भारत का पाकिस्तान देश से युद्ध हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 62 है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। सो शिमला समझौते पर भारत के इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। और हमारा प्रश्न संख्या 63 है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। सो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना था। और हमारा प्रश्न संख्या 64 है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। सो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। और हमारा प्रश्न संख्या 65 है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे। सो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता जगजीवन राम थे। और हमारा प्रश्न संख्या 66 है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। सो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए। सो जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर जनता पार्टी बनाए गए थे। और हमारा प्रश्न संख्या 68 है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। सो तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रीय दल है। और हमारा प्रश्न संख्या 69 है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। सो सौराष्ट्र गुजरात राज्य का अंग है। और हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी। सो अकाली आंदोलनकारियों की मांग खालिस्तान राज्य था। और हमारा प्रश्न संख्या 71 है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। सो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। और हमारा प्रश्न संख्या 72 है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। सो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 73 है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। सो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। और हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि मानसरोवर झील कहाँ है। सो मानसरोवर झील तिब्बत में है। और हमारा प्रश्न संख्या 75 है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। सो मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 76 है कि शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है। सो शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 77 है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। और हमारा प्रश्न संख्या 78 है कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। सो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिक्कन है जो कि जापान में है। और हमारा प्रश्न संख्या 79 है कि हीटर का तार किसका बना होता है। सो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 80 है कि लंबाई का मात्रक क्या है। सो लंबाई का मात्रक मीटर है। और हमारा प्रश्न संख्या 81 है कि लैक्टोमीटर क्या है। सो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांच करने वाला यंत्र है। और हमारा प्रश्न संख्या 82 है कि थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था। सो थर्मस फ्लास्क का आविष्कार डेवार्ड ने 1714 ईस्वी में किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि पारा यानी एसजी का उपयोग कब किया जाता है। सो पारा यानी एसजी का उपयोग सिंदूर थर्मामीटर बनाने में, अमलगम बनाने में तथा सिंदूर बनाने में किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि सिंदूर का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र क्या है। सो सिंदूर का रासायनिक नाम लेड परा ऑक्साइड तथा रासायनिक सूत्र Pb3O4 है। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे अपघटित करने की घटना को क्या कहते हैं। सो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे अपघटित करने की घटना को किण्वन यानी फेरेमेशन कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 86 है कि अंकुरण क्यों आवश्यक है। सो पादप संतति कायम रखने के लिए अंकुरण आवश्यक है।
और हमारा प्रश्न संख्या 87 है कि जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से पदार्थों के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से पदार्थों के विभिन्न प्रकारों के नाम सजीव पदार्थ एवं निर्जीव पदार्थ हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 88 है कि चेचक क्या है। चेचक एक प्रकार का रोग है जिससे संपूर्ण शरीर विशेषकर चेहरा, हाथ, पांव प्रभावित होते हैं। इस रोग के लक्षण है संपूर्ण शरीर पर फफोले, ज्वर, पीड़ा, जलन व बेचैनी। यह वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है। और हमारा प्रश्न संख्या 89 है कि निमोनिया के बारे में बताएं। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके लक्षण है फेफड़े में संक्रमण, जल बाहर आना, तीव्र ज्वर, सांस लेने में पीड़ा होना। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमिनो नामक जीवाणु से होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि पायरिया का परिचय दें। पायरिया से प्रभावित अंग दांत तथा मसूड़े हैं। पायरिया के लक्षण मसूड़े में सूजन, रक्तस्राव तथा मवाद निकलना है। यह रोग एंड अमीबा जिंजीवैलिस नामक परजीवी से होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 91 है कि लोभ प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत क्या है। लोभ प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत अंडा, यकृत, पालक, मेवा और अनाज है। और हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि विटामिन ए के रासायनिक नाम तथा उसे प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत तथा उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बताएं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इससे प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत दूध, घी, मक्खन, गाजर, मछली है और यकृत, तेल, पत्तीदार और हरी सब्जियां। इसकी कमी से होने वाले रोग रतौंधी, संक्रमण का जल्दी से शिकार होना, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, त्वचा की कोशिकाओं का शल्की हो जाना। और हमारा प्रश्न संख्या 93 है कि लोकसभा में आदिवासियों के लिए सुरक्षित स्थान कितनी है। लोकसभा में आदिवासियों के लिए सुरक्षित स्थान 40 है। और हमारा प्रश्न संख्या 94 है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे देती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। और हमारा प्रश्न संख्या 95 है कि वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। और हमारा प्रश्न संख्या 96 है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। और हमारा प्रश्न संख्या 97 है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। और हमारा प्रश्न संख्या 98 है कि बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। और हमारा प्रश्न संख्या 99 है कि आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता किसे माना जाता है। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 100 है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था।